अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और जो लोग डायरेक्टली इस पार्ट को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं अनप्लान ट्रिप पर निकला था XUV 300 के साथ में अपने फ्रेंड के साथ, और यहाँ पर हम लोग आकर रुके थे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में जहाँ पर मैं रुका था वहाँ का वॉक अराउंड दिखाऊंगा। वैसे मैंने प्रॉपर वीडियो तो नहीं बनाया था इसका, और ये जो फुटेज देख रहे हैं ये पुराने वीडियो में भी थी। अब ये जो गेस्ट हाउस है ये एक्चुअल में पड़ता है जो गांव है उसके थोड़ा सा आगे साइड में, मतलब इसके आसपास में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाके एक गांव है और ये गेस्ट हाउस उसके बाहर है। गेस्ट हाउस के अंदर की कोई फ़ोटो मेरे पास नहीं है क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने जो बताया था मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का। बाकी गेस्ट हाउस के आसपास में देखे तो यहाँ पर एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था। ये देखिए अंदर से पूरा सूखा हुआ था। इनफैक्ट हम जनवरी में गए थे फिर भी कुएं में पानी नहीं था, जो थोड़ा सा अजीब है। लेकिन आप गेस्ट हाउस को देखें तो बड़ा सही लगता है देखने में। रात को तो बहुत डर लग रहा था लेकिन मॉर्निंग में सही लग रहा है देखने में। गांव के अंदर भी थोड़ा सा मैं गया था ऐसे ही घूमने के लिए, और गांव की बात ही अलग होती है। अगर आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो शायद आप जाते होंगे तो बहुत सही लगता होगा आप लोगों को। मैं भी अपने एक गाँव से बिलोंग करता हूँ खजुराहो के पास में, और मुझे काफ़ी पसंद है वहाँ जाना। फिर से हम लोग हाईवे पर आ गए और इस साइड से हम लोग को पूरा हाईवे ही मिला था। और मैंने बात की थी आपसे फ्यूल इकोनॉमी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी इस वाले वीडियो में, क्योंकि सीधा सीधा हाईवे था 200-300 किलोमीटर का लंबा। उसके बाद में वो ख़राब रास्ता जो है 100-150 किलोमीटर का चालू होता है। वेल, गाड़ी के बारे में जितना हो सकता था, जितनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी ड्राइव इम्प्रेशन से लेके, मैं आपको दे चुका था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल कुछ बताने को था नहीं, बस ये था कि क्रूज़ कंट्रोल पर डालने के बाद में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब उस साइड से आ रहा था, जब मैं वापस आ रहा था, मतलब ट्रिप पर हम लोग निकले थे, तब मैंने क्रूज़ कंट्रोल पर डाल के हाईवे पर गाड़ी चलाई थी। और क्रूज़ कंट्रोल के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने पहली बार किसी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल ऑन करके गाड़ी को ड्राइव किया था। मैंने पहले भी क्रूज़ कंट्रोल वाली गाड़ियाँ चलाई थी लेकिन मैंने कभी क्रूज़ ऑन करके चलाया नहीं था। क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने के बाद में काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है किसी एक स्पीड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि क्रूज़ उसका सारा काम कर देता है। लेकिन मैंने क्रूज़ कंट्रोल में एक चीज़ देखी है जो कि शायद हो सकता है इस गाड़ी में हो या बाकी गाड़ियों में भी होता हो, कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल पर डाल के जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम मिलती है जब आप मैनुअली आप किसी स्पीड को मेंटेन करके चलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ मैंने गाड़ी को क्रूज़ पर डाल दिया 80 की स्पीड पर। अब इसमें क्रूज़ क्या करेगा, उस 80 की स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये हल्का हल्का एक्सेलरेट भी करेगा और हल्की हल्की ब्रेकिंग भी करेगा। लेकिन अगर आप मैनुअली किसी स्पीड को मेंटेन करते हैं तो आप एक्सेलरेट तो करते हैं हल्का हल्का, लेकिन ब्रेकिंग नहीं करते हैं। आप जनरली देखेंगे सपोज़ क्रूज़ में क्या होगा, अगर आप ग्रेडियंट पर जा रहे हैं, मतलब कोई ढलान है जहाँ पर आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है, तो क्रूज़ क्या करेगा, उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हल्की हल्की ब्रेकिंग भी करेगा। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग वाला कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है तो आपकी गाड़ी वो फ्यूल इकोनॉमी भी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि अगर आप गाड़ी को आइडलिंग में डालते हैं, मतलब आप एक्सीलरेटर पैडल से पैर हटाते हैं, तो आपकी गाड़ी जनरली आइडलिंग में चली जाती है और आइडलिंग में फ्यूल कम यूज़ होता है। इस चीज़ का फ़ायदा हमें मैनुअली मिल जाता है बजाय क्रूज़ कंट्रोल के। तो अगर आप थोड़ा सा और फ्यूल इकोनॉमी निकालना चाहते हैं अपनी गाड़ी से, तो मेरा ये मानना है कि आप क्रूज़ कंट्रोल के बजाय खुद से गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करें तो ज़्यादा माइलेज मिलेगा। माइलेज की बात करूं तो मैंने इस हाईवे पर चलाने के बाद में लगभग 26 kmpl का माइलेज मुझे गेन हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आगे बोलेरो ने ओवरटेक किया मुझे, उसके बाद में मेरे पीछे एक कार आ रही है, उस कार को देखिए, उस कार ने मुझे ओवरटेक किया और बाद में इंडिकेटर देके मेरी वाली लेन में आ गया जो कि स्लो स्पीड लेन है। लेकिन एक और गाड़ी आ रही है एन्जॉय, शेवी एन्जॉय, जिसने कोई इंडिकेटर भी नहीं दिया। इनफैक्ट गाड़ी बीच में चल रही थी ऑलरेडी और उसके बाद में डायरेक्टली इधर की साइड में आ गई। इस साइड में आ गई वो बड़ी बात है, मुझे लगा शायद हाई स्पीड लेन में ही चलेगी। अगर आप लोग भी हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा लेन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो 3 लेन देख रहे हैं आप, इनमें से जो बीच वाली है वो मीडियम स्पीड वाली लेन होती है, सबसे लेफ़्ट वाली जो होती है वो स्लो स्पीड लेन होती है, और जो एकदम राइट वाली होती है जिस पे इन जनरल ट्रक वगैरह हमारे यहाँ चलते हैं वो एक्चुअली में हाई स्पीड लेन होती है। और ओवरटेकिंग भी उसी साइड से की जाती है। ओवरटेकिंग हमेशा राइट से क्यों की जाती है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो राइट हैंड ड्राइव होती हैं, इसीलिए आपके साइड से अगर कोई निकलेगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि इस बस ने क्या करा,
इस बस ने बिना इंडिकेटर दिए सीधे लेन में आने की कोशिश की। अब देखो, क्योंकि मैं ध्यान दे रहा था इसलिए मैंने देख लिया। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और गाड़ी उसमें लगा देते हैं। इंडिकेटर देखे ही हमेशा लेन चेंज करें। कई बार हम भी गलती कर देते हैं, कई बार इनफैक्ट मैं भी गलती कर देता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब जब ध्यान रखें इंडिकेटर ज़रूर दे दें। अब मैं आपको माइलेज की बात बता रहा था। माइलेज इंक्रीज़ होकर 26 kmpl तक पहुँच गया था हाईवे पर, और मैंने इसको ज़ीरो भी नहीं किया था। मतलब जहाँ पर ये रुका था वहीं से ये आगे बढ़ा था, और लगभग 200 किलोमीटर के आसपास या 250 किलोमीटर के आसपास हमने चलाई थी। उसके बाद मैंने बाद में और एक बार माइलेज टेस्ट किया था, बिल्कुल ज़ीरो करके, बिल्कुल गाड़ी की स्पीड को मेंटेन किया था मैंने 300 किलोमीटर तक, लगभग 70-75 पर मैनुअली विदाउट क्रूज़ कंट्रोल, और मुझे लगभग 28-29 का माइलेज मिला था। जनरली हम इतनी स्लो स्पीड पर यूजुअली नहीं चलाते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्पीड 100 किलोमीटर तक टच हो ही जाती है, या 110, 120 भी चला लेते हैं इस टाइप की गाड़ियों को, जो आसानी से उस स्पीड पर क्रूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप माइलेज निकालना चाहते हैं और कभी कभी टेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से टेस्ट कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। अगर एक्सयूवी से लेकर या किसी भी गाड़ी से लेकर कोई भी सवाल हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही जल्द मैं इंस्टाग्राम पेज भी बना रहा हूँ, तो उस पर भी मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जिस पर ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। एक्सयूवी 300 की बात करें तो अगर बूट स्पेस को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें तो बाकी और मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है, लेकिन जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ओवर प्राइज्ड है, क्यों इसमें जो फीचर दे रखे हैं वो थोड़े से सेगमेंट से अबव ऑल हैं। डैशबोर्ड का जो लुक है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिज़ाइन का लगेगा, लेकिन बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की विजिबिलिटी की बात करें तो बहुत ही सही है। ए और बी पिलर जो हैं वो थोड़े थिन हैं, ना कि इको स्पोर्ट के जो थोड़े से मोटे हैं मेरे हिसाब से। थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी में कॉर्नरिंग में इशू आता है उस गाड़ी में। हैंडलिंग वगैरह, गियर शिफ्टिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। गियर बहुत ही स्मूथ है। लीवर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन स्मूथ है। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको शिफ्टिंग में कोई इशू आ रहा है। तो अगर आप लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं और लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली एक्सयूवी 300 पे जा सकते हैं, अगर आपका बजट कोई इशू नहीं है। अगर बजट इशू है तो आप Hyundai वेन्यू और फोर्ड इकोस्पोर्ट भी देख सकते हैं। टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन को प्रेफर मत कीजिए, उसके अलावा डीजल अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।